दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सीयूटी पीजी लाइफ साइंस के पेपर के लिए अच्छी चल रही होगी। आप सबकी रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस। हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ साइंस के पेपर के लिए आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख लिए होंगे, जिनको हम आपके कमेंट सेक्शंस में भी लिस्ट कर देंगे। इस वीडियो से पहले कोशिश करिएगा, अगर आप हमारी जेएनयू की प्लेलिस्ट, जामिया की प्लेलिस्ट और सीयूटी की प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लें। चलो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ 190 to 800 नैनोमीटर, 90 to 80 नैनोमीटर, 1000 से 1500 नैनोमीटर या 1000 से 2000 नैनोमीटर। मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी देते हैं, दे गेट एक्साइटेड एंड व्हेन दे कम बैक, तो उससे हम जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या फिर जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उसको रिटर्न करे व्हाइल रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, उसको मेजर किया जाता है। उसके बेसिस पे हमारी दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक हमारी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नॉर्मली इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी विजिबल रीजन पे कोइंसाइड करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं। यूवी स्टार्ट होता है आपका समवेयर अराउंड 190 से लेके 400 नैनोमीटर तक, और जो आपका विजिबल रीजन होता है वो होता है आपका 400 नैनोमीटर से समवेयर क्लोज टू 800 नैनोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 190 से लेके 800 नैनोमीटर, जिसमें कि आपका यूवी हो जाएगा 190 से लेके आपके 400 तक, और आपका 400 से 800 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा विजिबल रीजन, राइट? तो यूवी विजिबल रीजन इज बेसिकली नोन एज molecular absorption spectroscopy. The dye used for the visualization of DNA or RNA in agarose gel is ethidium borate, ethidium oxide, ethidium bromide या ethidium chloride. इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसके अंदर हमारा जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो स्टैक कर जाता है। जितना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उतना ही ज्यादा इथिलियम ब्रोमाइड स्टैक करेगा, और यूवी लाइट के अंदर वो हमें ऑरेंज कलर के बैंड देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इथिलियम ब्रोमाइड। द एनीलिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीसीआर रिएक्शन शुड बी 45 to 98 डिग्री सेल्सियस, 45 to 65 डिग्री सेल्सियस, 45 to 90 डिग्री सेल्सियस और 30 to 90 डिग्री सेल्सियस। एक टिपिकल पीसीआर रिएक्शन में तीन स्टेप्स होते हैं। डीनेचुरेशन, जो कि एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे किया जाता है टू जस्ट सेपरेट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू देयर इंडिविजुअल फॉर्म, जो कि होता है अराउंड 90 से 95 डिग्री। एनीलिंग में, जिसमें कि हम प्राइमर देते हैं, वो कैरी आउट होता है समवेयर 45 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जो एक्सटेंशन होता है वो स्लाइटली हायर टेम्परेचर पर होता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज यानी टेक पॉलीमरेज जो है अपना एक्शन करता है एंड डीएनए को एक्सटेंड करता है, विच इज अराउंड क्लोज टू समवेयर 65 से 75 डिग्री सेल्सियस। यानी इस क्वेश्चन में 45 to 65 should be the most appropriate answer. Size exclusion chromatography is used to separate the proteins on the basis of, that's very easy. Size exclusion chromatography, जिसको हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ये बेस्ड ऑन होती है साइज एंड शेप के बेसिस पे। आपका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही मॉलिक्यूल फास्टर आएगा थ्रू द वर्ड वॉल्यूम, और जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वो बीड्स के कैनाल सिस्टम में घुसेगा और उतनी ही देर में निकल के आएगा। तो बेस्ड ऑन द साइज और एट टाइम्स शेप, हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं कि प्रोटीन को हम सेपरेट कर सके, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट आर एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडीज? Those directed against antigenic determinants of the particular antigen, combining site of a particular antibody, directed against antigenic determinants that are allele specific, directed against determinants present on variable region of the light chain class of antibody, or directed against determinants present on the constant region of a particular heavy or light chain class of antibody, but not on any of the others. देखिए, पहले आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आइसोटाइप इन अ टिपिकल एंटीबॉडी। ये जो रीजन होता है ना, ये टेल वाला, ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है, और इस कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे हमारे पास 5 आइसोटाइप्स हैं, यानी कि एंटीबॉडी की 5 क्लासेस है। कौन कौन सी? आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी और आईजीएम।
ये जो पांचों क्लास ऑफ एंटीबॉडीज है ना, ये डिफरेंट होती हैं इनके कांस्टेंट रीजन की वजह से। और ऐसी कोई एंटीबॉडी जो इस कांस्टेंट रीजन को रिकॉग्नाइज करे वो कहलाएगी एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी। सो दैट मींस इस क्वेश्चन में आंसर होगा फोर्थ, द एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट डिटरमिनेंट्स present on the constant region of a particular heavy or lighter chain class of antibody but not on any of the others, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। In complement system, which is not the example of anaphylatoxin, C49, C39, C7 और C59। कॉम्प्लीमेंट क्या होते थे? कॉम्प्लीमेंट वो सॉल्युबल प्रोटीन होते थे जो अराउंड 20 टाइप्स हैं, लीवर सीक्रेट करता है और हमारे इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी को ब्रिज करते थे। याद आ गया? अब इसमें ये C20 तक होते थे, तो जो आपके C49 है, C39 है और C59 है, ये कंपोनेंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, राइट? डायरेक्टली एटलीस्ट। ओके, अब आते हैं C7। क्या ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है? बिल्कुल है। व्हाट आर एनाफाइलोटॉक्सिन? एनाफाइलोटॉक्सिन क्या होता था? जब भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता था, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट के क्लीवेज होती थी और उसमें से निकलने वाला कोई एक कंपोनेंट अगर एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, एनाफाइलेक्सिस में पार्टिसिपेट करता है, तो दे आर कॉल्ड एज एनाफाइलोटॉक्सिन। फॉर एग्जांपल C3A, C5A, ये सब क्या थे? एनाफाइलोटॉक्सिन। C7 जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है बट एनाफाइलोटॉक्सिन नहीं है, राइट? तो इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which molecule does not take part in inflammatory response? ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल है इनमें से जो कि इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन यस, थ्रोम्बोक्सिन यस, ल्यूकोट्राइन्स यस। डोपामिन ऑन द अदर हैंड इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है? नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में, राइट? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Varicella zoster vaccine is administered for hepatitis B, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस और पोलियो वायरस। देखिए, जो वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन है, ये जनरली दी जाती है बच्चों को इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चिकन पॉक्स। इनफैक्ट वेरिसेला जोस्टर वायरस को हम चिकन पॉक्स वायरस भी बोलते हैं। ये वैक्सीन जो है, ये अराउंड 90% जो है इफेक्टिव होती है अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम चिकन पॉक्स वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which microbe is not capable of degrading petroleum hydrocarbons? Candida, Achromobacter, Pseudomonas और Aspergillus। देखिए, बायोरिमेडिएशन में हम जनरली बैक्टीरिया को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्लीन अप द पेट्रोलियम और एनी अदर ऑफ पॉल्यूटेंट। माइक्रोब जो होते हैं वो जनरली इनको एज एन सबस्ट्रेट यूज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक पाथवेज। अब इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ट्रिकी है। आंसर की में इसका आंसर एस्परजिलस है, बट जैसा कि आपको एक टेबल देख सकते हैं, रिसर्च के हिसाब से आपका स्यूडोमोनास भी यूज हुआ है, एक्रोमोबैक्टर भी यूज हुआ है, कहीं कहीं पर एस्परजिलस भी यूज हुआ है और इवन आपका कैंडिडा भी यूज हुआ है। इसका मतलब कैंडिडा भी है, एक्रोमोबैक्टर भी है, स्यूडोमोनास भी है एंड टू एन एक्सटेंट एस्परजिलस फंगस भी। बट एस्परजिलस फंगस जो है वो बहुत वाइडली यूज नहीं होती है इन ऑर्डर टू क्लीन अप सर्टेन स्ट्रेन वी कैन यूज इट बट नॉट इन अ वाइडर स्केल इन कंपैरिजन टू कैंडिडा, एक्रोमोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस्परजिलस। अदरवाइज देयर इज नो वे आउट कि एस्परजिलस ऐसा कह देना बिल्कुल गलत होगा कि बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। रिसर्च सेज एस्परजिलस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू यूज अगेंस्ट द ऑयल क्लीन अप, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Prokaryotic mRNA contains a conserved polypurine tract consists A, G, G, A, G, G, located about 7 nucleotide upstream from the AUG initiation codon. This conserved hexamer is known as Kozak, Shine-Dalgreno, consensus sequence और टाटा बॉक्स। देखिए, जो साइन डायग्राम सीक्वेंस होता है ये अपस्ट्रीम होता है 7 बेस पेयर फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन दैट इज AUG। और इसका क्या काम होता है? जब आपका राइबोसोम शो होता है ना, उसके अंदर फिटिंग कराने का काम करता है ये राइबोसोम्स की जो लोअर सब यूनिट है उस पे एमआरएनए की फिटिंग होती है। once it is being done then only your upper subunit comes up and it facilitates the translation. So basically शाइन डायग्रेनो सीक्वेंस है
जो कि फिट कराता है, अलाइन कराता है राइबोसोम्स को एट द mRNA so that it can recognize the start codon, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा Shine-Dalgrano sequences. Which type of enzyme is known to remove methyl or ethyl group from guanine bases that have been mutagenized by alkylating agent? Is it photolyase, DNA and glycosylases, alkyl transferases और AP endonucleases? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप डीएनए रिपेयरिंग के आपको आएंगे। डीएनए रिपेयरिंग के जितने भी पाथवेज हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, या फिर हमारी जेएनयू की सीरीज, जामिया की सीरीज और सीयूटी की सीरीज को रेफर कर लीजिएगा लाइफ साइंसेज की, वहां पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं, राइट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एल्काइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ना, वो क्या करता है, अगर आपके ग्वानिन में लेट अस से यहां पे हमारा मिथाइलेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया, तो ये क्या करेगा, इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करा लेगा अपने सिस्टीन्स पे, और अल्टीमेटली जो आपका ग्वानिन है वो आपका रिट्रीव हो जाएगा, डीएनए का रिपेयर हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये सुसाइड कर लेगा, बिकॉज ये जो परमानेंट मिथाइल ग्रुप है ये इसकी एक्टिव साइट पे चिपक गया, दोबारा रीयूज नहीं हो पाएगा। बट योर डीएनए हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द डैमेज, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एल्काइल ट्रांसफरेज। नेम द टेक्निक Matthew Meselson or Franklin Steele used to evidence that DNA replication is semi-conservative. Very easy. देखिए उन्होंने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, सीजियम क्लोराइड बेस्ड आइसोपिकनिक इक्विलिब्रियम मेथड। ये जो सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट जब लिक्विड फॉर्मेट में होता है तो इक्विलिब्रियम देता है, यानी कि कोई भी आपका पिगमेंट या कोई भी पर्टिकुलेट अगर हैवी है और वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से अगर नीचे भी है तो वो ऊपर आ जाएगा अपॉन स्पिनिंग। ये जो सॉल्ट जब स्पिन करना शुरू करता है तो ये एक इक्विलिब्रियम बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट बनाता है, जिसमें कोई भी क्या नहीं होते, उसमें कहीं पे भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बाउंड्री लेस इक्विलिब्रियम ग्रेडियंट बनाता है। तो अगर कोई चीज हैवी ऊपर पड़ी है या नीचे पड़ी है, एज पर देयर डेंसिटी सेटल हो जाती है। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सीजियम क्लोराइड बेस्ड आइसोपिकनिक, जो कि डीएनए के लिए अक्सर यूज होता है। मेसेल्सन एंड स्टेल ने भी इस मेथड को यूज किया था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। फॉर एग्जांपल याद करिए, एक पेयर जिसमें कि आपका N14 N15 का है, उसको अगर हमें सेपरेट करना है फ्रॉम N14 N14 के पेयर से, तो ये मेथड के वजह से हम ये जो माइनर डेंसिटी ग्रेडियंट्स हैं या माइनर डिफरेंसेस इन डेंसिटीज हैं, इनको भी हम कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Two highly inbred strain of mice, okay, one with black fur and other will be gray fur, were crossed, and all of the F1 offspring had black fur. Okay, that's very interesting. यानी कि आपने अगर क्रॉस किया है एक ब्लैक माइस को, लेट अस से कैपिटल बी और उसको स्मॉल बी से, तो आपके जितने भी स्ट्रेन आए हैं जो F1 में आए हैं वो सारे क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, और वो एक टिपिकल मेंडेलियन के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, सारे ही डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो गया। और अगर हम इनकी सेल्फिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमें कैपिटल बी, राइट, एक हमें मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, एक हमें मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक हमें मिलेगा स्मॉल बी स्मॉल। तो ये जो है ये तीनों हमें ब्लैक ऑब्जर्व होंगे, इवन दो जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1, बट फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:1, दैट मीन्स 3 ब्लैक फर एंड 1 ग्रे फर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप्स हैव ह्यूमन सोमेटिक सेल्स? ओके, देखिए ऑटोसोमल लिंकेजेस ग्रुप्स को हम कैसे कर सकते हैं, आपके पास ऑटोसोम्स कितने हैं 44, कितने पेयर्स हैं 22, यानी 22 आपके ऑटोसोम्स के होमोलोगस पेयर्स हो गए, तो आपके ऑटोसोमल लिंकेजेस ग्रुप भी कितने हो जाएंगे 22, यानी जितने पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उतने ही आपके लिंकेजेस ग्रुप्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। In DNA microarray, technique consists of large number of double-stranded DNA, large number of single-stranded DNA, small number of single-stranded DNA या फिर small number of double-stranded DNA। देखिए ये जो DNA माइक्रो अरे टेक्निक जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, there is a large number of single-stranded DNA probes
दे आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द काउंटरपार्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए सीक्वेंसेस। और अगर कोई सैंपल जिसमें कि आप डीएनए या आरएनए सैंपल्स को प्रोब करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू आप यूज कर सकते हैं डीएनए माइक्रो अरे। आप ये समझ सकते हैं कि ये डीएनए माइक्रो अरे जो है ये एक सोफिस्टिकेटेड एडवांस वर्जन है या तो सदर्न ब्लॉट का या ही नॉर्दर्न ब्लॉट का। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लार्ज नंबर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। Small circular DNA such as plasmid and small viral DNA when they have no breaks in either strand are referred। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, that they do not have any break। और कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि सर्कुलर है होगा और क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, चाहे वो प्लाज्मिड हो चाहे वो स्मॉल वायरल डीएनए हो, तो ऐसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ये जो क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है ये टर्म डिस्क्राइब करती है कॉन्टिन्यूअस अनब्रोकन डबल स्टैंडर्ड डीएनए लूप जो नॉर्मली तो प्लाज्मिड में मिलते हैं और कुछ कुछ वायरल जीनोम्स में भी मिलते हैं। ओके, टेलोमेरिक एंड्स विद मल्टीपल रिपीट सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न फॉलोज। चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि जो टीलोमर्स होते हैं उनमें कौन सा ट्रेंड फॉलो होता है। ये जो ह्यूमन टीलोमेरिक एंड होते हैं ना, उनके अंदर मल्टीपल रिपीट सीक्वेंस होते हैं फॉर द पैटर्न क्या, टी टी ए जी जी जी, ये आप देख सकते हैं। और इसकी हमारे अंदर मल्टीपल कॉपीज होती हैं 100 to 1000 टाइम्स। अगर हम इस पैटर्न को लिखें टी टी ए जी जी जी, तो ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या हो जाएगा, ए टी सी सी सी। अब अगर हम इस पैटर्न को चेक करें तो हम देख रहे हैं कि काफी टाइम आपका थाइमिन जो है वो स्टार्ट हुआ है और लास्ट में एंड क्या कर रहा है, ग्वानिन से, जो कि आपके ऑप्शन ए में मिल रहा है। क्या हमें एडेनिन मिल रहा है, यस, एडेनिन भी मिल रहा है और 5 प्राइम पे हमें साइटोसिन मिल रहा है। एडेनिन का भी नंबर्स है और साइटोसिन का, तो यानी कि जो हमारा टीलोमेरिक पैटर्न है वो मैच करता है हमारे ऑप्शन ए से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। DNA binding protein associated with bacterial chromosomes are, that's very easy। DNA binding protein जो associated होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के उनको बोलते हैं हम HU and H1। इनफैक्ट HU जो होता है ना, इट इज नोन फॉर देयर रोल इन डीएनए कॉम्पैक्टेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। यूकेरियोट्स हैव टू मेजर क्रोमेटिन प्रोटीन्स इन एसएमसी। एसएमसी क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोमल फैमिली, ठीक है। और उसके अंदर कौन से दो प्रोटीन होते हैं जो क्रोमेटिन प्रोटीन होते हैं, वो कौन से होते हैं, कोहेजिन्स एंड कंडेंसिन्स। दोनों ही एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेग्रीगेशन एंड डीएनए रिपेयर प्रोसेसेस में। तो बोथ कोहेजिन एंड कंडेंसिन आर द टू मेजर क्रोमेटिन प्रोटीन व्हिच आर फाउंड इन SMC family। Option B is the correct answer। In general, a carbohydrate molecule with n chiral center can have, that's very easy। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2 raised to the power n। n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कितने कायरल सेंटर है हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, 2 raised to the power 4, दैट मींस 16, राइट। तो यानी कि ग्लूकोज के हमारे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 16, राइट। याद रखिएगा 8 डी बनेंगे 8 एल बनेंगे और वो 8 डी कौन से हैं आपका, याद करिएगा, ऑल्ट्रोस, एलोस, ग्लूकोज, माल्टोस, गैलेक्टोस और इसी तरह से बाकी के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इन द एंजाइम एटीपी सिंथेज एफ नॉट डोमेन इज सेंसिटिव टू। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हमने देखा है कि जो ओलिगोमाइसिन होता है वो एक स्पेसिफिक इनहिबिटर होता है किसका, एफ नॉट डोमेन का, और इसलिए ये क्या ब्लॉक करता है, प्रोटॉन चैनल को और एटीपी सिंथेसिस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओलिगोमाइसिन। विच इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। एक और बहुत इजी क्वेश्चन, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका क्या है, HRK, शाहरुख खान होता है ना, ऐसे ही
SRK बोलते थे, उससे आप याद कर सकते हैं। H मतलब हिस्टिडीन, अकेला ऐसा अमीनो एसिड जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन का काम कर सकता है, दैट मीन्स बफरिंग कर सकता है। आर क्या होता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन is the most basic amino acid present in this world and second most basic is lysine. कौन सा इनमें नहीं है? एस्पार्जिनिन। तो एस्पार्जिनिन बेसिकली इज अ पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। In most higher eukaryotes, the fatty acid synthesis occurs in cytosol. That's true. प्लांट में ये कहाँ होती है? तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, स्पेशली उसके स्ट्रोमा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। When the bacterium Agrobacterium tumefaciens comes in contact with damaged plant cells, the segment of Ti plasmid called tDNA is transferred. बिल्कुल सही है। From plasmid and integrated at a random position in one of the plant cell chromosome. साइज क्या है इस टीडीएनए या ट्यूमर डीएनए का? तो जनरली ये जो टीडीएनए है इसका साइज जो होता है वो अराउंड 23,000 बेस पेयर के अराउंड होता है और इसमें लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है आपका अराउंड 23 केबी का। और उसके अंदर जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जीन होती है, ऑक्सिन की जीन, साइटोकाइनिन की जीन और आपके ओपाइन की जीन, ये जो तीनों जीन हैं यही प्लांट की सेल के अंदर अल्टीमेटली इंटीग्रेट होती है, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। द कंप्लीटेड सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन। बहुत सिंपल है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ था और पब्लिश हुआ था इन 2003 और लास्ट ईयर इसका जो है 20th एनिवर्सरी था, राइट? उस टाइम पे 2003 में पहली बार हमें ब्लूप्रिंट मिला था ह्यूमन जीनोम का, विच इज सक्सेसफुली एबल टू सॉल्व मेनी ऑफ द ह्यूमन डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं प्लाज्मिड्स पे, पढ़ के जाइएगा। प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए नेचुरली अकरिंग बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स रेंजेस इन साइज फ्रॉम 5000 से 400,000, 50,000 से 400,000, 50,000 से 400,000, अगेन सेम रिपीट हो गया आंसर, 5,000 से 4,000 बेस पेयर। ओके, ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं उनके जो साइजेस हैं वो बहुत वेरी करते हैं और उनकी रेंज जो होती है 5 केबी से 400 केबी की होती है, यानी 5,000 से 400,000 बेस पेयर के हो सकते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ओके, जीन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग दिस टेक्निक। बहुत आसान है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते। फिश को यूज कर सकते हो, आरटीपीसीआर को यूज कर सकते हो, डीएनए माइक्रो अरेज को भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप डीएनए से आरएनए लेवल को चेक करोगे, आरएनए कितना बना है और उस आरएनए से प्रोटीन कितना बना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन यूनिक डीएनए पैटर्न। आरएनए का कोई काम नहीं है, आरएनए से प्रोटीन कितना बना, क्या बना, कैसा बना, उसको हम नहीं स्टडी करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जीन एक्सप्रेशन के लिए हम फिश, आरटीपीसीआर, डीएनए माइक्रोअरे तो यूज कर सकते हैं, पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं यूज करते। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The most efficient and widely used method for transforming animal cells rely on BAC, liposomes और viral vectors, plasmids और Agrobacterium tumefaciens। देखिए, बैक जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुआ था, प्लाज्मिड जनरली बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। लाइपोसोम्स या वायरल वेक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड इन डिलीवरिंग द जेनेटिक मटेरियल इन एनिमल सेल। बहुत इफेक्टिव होते हैं। स्पेशली लाइपोसोम्स क्या कर सकते हैं? दे कैन एनकैप्सुलेट डीएनए और जब उन्हें एंट्री करनी है तो दे कैन फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड डिलीवर द डीएनए परफेक्टली। और वायरस तो वी नो कि उनकी जो इफेक्टिवनेस है इन ट्रांसफॉर्मिंग द एनिमल सेल्स वो तो लाजवाब है। तो इसीलिए बोथ लाइपोसोम्स और वायरल वेक्टर्स कैन बी यूज्ड एट अ वेरी हाई एफिशिएंसी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। Which of the following phase in bryophytes are found freely in nature? Gametophytic phase, sporophytic phase या फिर sporophytic phase
या फिर गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज। देखिए, अगर आपको याद हो, ब्रायोफाइट्स में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है और उनकी जो मेजर डोमिनेंट फॉर्म होती है वो होती है गैमेटोफाइट्स। अगर आपको याद है, थैलस जो होता है या थैलॉइड बॉडी जो होती है वो क्या होती है, आपकी गैमेटोफिटिक होती है। उसी पे गैमेट्स होते हैं। हैप्लॉइड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। बट जब आपके स्पोर्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, तो वो किस पे होते हैं? वो बनना शुरू होते हैं आपके स्पोरेंजियम में। और ये जो स्पोरेंजियम होता है ये डेवलप होता है स्पोरोफाइट पे, जो कि आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ये किससे बना था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन जो है वो किस पे हुआ है? गैमेटोफाइट्स पे। इसी गैमेटोफाइट्स पे जिस पे कि अभी गैमेट्स थे उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्पोरोफाइट बना और यही अल्टीमेटली स्पोर बनाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? ये स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट हो गया? डायरेक्टली गैमेटोफाइट पे। फोटोसिंथेटिक नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो यानी कि कौन सा फेज होता है ब्रायोफाइट्स में फ्रीली नेचर में? गैमेटोफाइट, ना कि गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज राइजोफोर? मार्सिलिया, सेलेजिनेला, इक्विसिटम या राइनिया? देखिए, जो राइजोफोर होता है सेलेजिनेला के अंदर, ये एक स्टेम लाइक ऑर्गन होता है और उसमें से जो रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, स्टेम से निकले हैं। ये स्टेम था और इसी में से राइजोफोर ये निकल गया और ये जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो यही आगे जाके सपोर्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं राइजोफोर। किसमें मिल रहा है? सेलेजिनेला में। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Vascular bundle in monocots plants are arranged in rings, arranged in stellar region, scattered in stellar region, closed and scattered in stellar region। देखिए, जो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, अगर हम कंपेयर करें एक डाइकॉट के, तो डाइकॉट में कितने नीटली अरेंज्ड है वस्कुलर बंडल और ओपन है। क्यों? इनके बीच में क्या है? कैम्बियम रिंग है। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं। तो यानी कि वो तो एक तो क्लोज हो गए। और क्या वो नीटली अरेंज है? नहीं, वो स्कैटर्ड है हियर एंड देयर, राइट? तो इसीलिए vascular bundle in monocot plant are closed and scattered in stellar region. Turpentine, which is an oleoresin, is obtained from Pinus, Abies, Ginkgo और Cycas। देखिए, जो टर्पेंटिन है इट्स अ फ्लूइड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेजिन और वो किससे मिलती है? पाइनस ट्री से। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। Protochordates are included under the chordates by the presence of nerve cord, notochord, nerve और vertebral column। देखिए, कॉर्डेट्स का एक यूनिक फीचर हुआ करता था जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में बांट दिया था। क्या था वो? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी भी स्टेज ऑफ योर लाइफ नोटोकॉर्ड को रख सकते थे। प्रोटोकॉर्डेट्स एक ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने नोटोकॉर्ड्स को अपनी समवेयर इन देयर लाइफ दे हैव केप्ट इट, किसी न किसी स्टेज में लाइफ की में वो उनमें है, इसीलिए उनको हम कॉर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की वजह से प्रोटोकॉर्ड्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं अंडर द कॉर्डेट्स, राइट? हाँ, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? ये जो नोटोकॉर्ड है ये इनिशियल स्टेजेस में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती है, लेटर ऑन वर्टिब्रल बोनी कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। याद करिए। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Scaly anteater are included under यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया या इंसेक्टिवोरा। देखिए, आंटीटर का नाम आता है याद में तो क्या दिमाग में आ जाता है हमारे? ये रे भाई साहब आंटीटर। किस में आ रहे हैं? प्रोटोथीरिया में। डकबिल्ड प्लेटिपस किस में आता है? आपके प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया में कैंगरूज आ गए आपके और यूथीरिया में बाकी के प्लेसेंटल मैमल्स की क्लासेस आ गई, सब क्लास आ गई। यहां पर आप कमिट कर गए एक मिस्टेक। आप आंटीटर कौन सा वाला ले रहे हैं? स्पाइनी आंटीटर। यहां पे कौन सा पूछा गया है? स्केली आंटीटर, जो कि क्या होते हैं? पेंगोलिन्स। तो जो पेंगोलिन्स होते हैं, स्केली आंटीटर होते हैं, वो आपके ऑर्डर बिलोंग करते हैं फॉलीडोटा में और जो किसके अंडर आता है? सब क्लास यूथीरिया में, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए।
हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ल्यूमन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ब्लड, आउटसाइड द एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर ब्लड सेल्स। जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड से इनको रिलीज कर दिया जाता है किसमें, ब्लड में। ऑल द वे ये ट्रेवल करते हैं ब्लड के अंदर और वहां से ये हार्मोन टारगेट टिश्यू पे अपने चले जाते हैं। तो यानी कि हार्मोन्स को किसमें रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में। इसीलिए तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, याद करिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। Nerve impulse in a neuron travels in one direction, two direction, multi-direction from cyton to axon। देखिए, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। अब हम इसमें से सबसे सूटेबल आंसर लगाएंगे। नॉर्मली जो नर्व इंपल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डेंड्राइट से, साइटोन से होते हुए, और फिर वो कहां ट्रेवल करते हैं, एक्सॉन में। अब अगर ध्यान से देखा जाए, साइटोन टू एक्सॉन इज अ करेक्ट आंसर, बट यूनिडायरेक्शनल भी तो मूवमेंट हो रहा है, तो ए भी हो सकता है। बट इसमें से ज्यादा सुटेबल क्या होगा आंसर, साइटोन टू एक्सॉन। कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास ये डायलेमा आ जाए कि दो आंसर सही हो रहे हैं, तो कौन सा लगाना है, तो विच इज मोर क्लोज टू करेक्ट, जिसमें ज्यादा चांसेस हैं परफेक्शन के, उस क्वेश्चन के आंसर को लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Cataract of human eye defects refers to shrinkage of eye lens, wrinkling of eye lens, denaturation of protein in eye lens या denaturation of crystalline protein of eye lens। ऑप्शन सी और डी जो हैं एक जैसे लग रहे हैं पर उसमें बहुत डिफरेंस है। कैटरेक्ट जो होती है वो एक कंडीशन होती है जिसमें लेंस ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी, और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। आप देखिए कितने परफेक्टली अरेंज है इन नॉर्मल केस ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और बाद में जब हमें कैटरेक्ट होता है तो ये कितना डिसइंटीग्रेट डीनेचुर हो चुका है, राइट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Water from digested food is absorbed from ileum, large intestine, duodenum या फिर स्टमक। देखिए इलियम जो होता है विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। बाकी के बचे हुआ जो पानी है वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इलियम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ओके। One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Okay. Assertion A क्या कह रहा है, टीलोमर्स आर यूनिक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, हमने देखा था, बिल्कुल सही है। टीलोमर्स आर रेप्लिकेटेड बाय अ टीलोमरेज, ये भी सही है। विच इज अ स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज, ये भी सही है। दैट कैरीज इट्स ओन आरएनए टेम्पलेट, बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन आर, इन लैगिंग स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोट्स, ओके, याद करिए टीलोमरेज की बात हो रही थी, यूकेरियोट्स। यहाँ पे नीचे वाले में किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की, राइट। तो इन द लैगिंग स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट एन आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज like leading strand synthesis, and DNA polymerase 3 binds to RNA primer and adds deoxyribonucleotide। एक तो डीएनए पॉल 3 आ गया है यहां पर। चलिए, लैगिंग स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोट्स की बात हुई है, स्टेटमेंट तो ठीक है, रीजन आपका असर्शन भी ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। पहले तो एक जर्नल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है और टीलोमेरिक एक अलग टाइप का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है, जिसे हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं इन लीनियर क्रोमोसोम्स। टीलोमर एक्टिविटी जो है वो यूकैरियोट की प्रॉब्लम है, जबकि नीचे वाला जो रीजन है वो प्रोकैरियोट्स में बताया जा रहा है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. That means option B is the correct answer. Given below are the two statements, okay. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion कह रहा है in the preparatory phase of glycolysis phosphorylation of glucose takes place and converts into glyceraldehyde 3 phosphate. Hexokinase like many other kinases require magnesium for activity. बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। प्रिपरेटरी फेज में हम 2 एटीपी को इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ग्लूकोज, जिसका हम लिसिस करा के 2 C3 मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं, एक डीएचएपी को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब यही प्रिपरेटरी फेज आगे जाके क्या करेगा, पे ऑफ फेज में जाएगा, जहां से हम 4 एटीपी बनाएंगे। चलिए, रीजन क्या कह रहा है, इन द पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन
2 molecules of NADH are formed, बिल्कुल ठीक है, in cytosol along with 2 molecules of pyruvate and 2 molecules of ATP। यहाँ पे net ATP की बात हो रही है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 मॉलिक्यूल से। तो स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिफरेंट फेजेस हैं ग्लाइकोलाइसिस के। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट फॉर हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी जो होती है प्रिपरेटरी फेज में, and it is not directly related to the formation of NADH in the payoff phase। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, पे ऑफ फेज में एटीपी का सिंथेसिस होता है, एनएडीएच का बनना होता है। यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं, बट दे डिस्क्राइब द सेपरेट प्रोसेसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मोटिवेट करिएगा बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।